आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है अमेरिकी राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकारों एवं स्थिति की तुलना कीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट बना दिए हम आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का, जाके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जो भी वहाँ पर प्लेलिस्ट में क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा वो सारा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तो अमेरिकी राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकारों एवं स्थिति की तुलना कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे उसका गठन होता है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैसे उनका गठन होता है। ठीक है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन का आंसर को समझेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति का गठन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। मतलब वहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं उसको पहले लोगों द्वारा चुना जाता है, और जो प्रतिनिधि का समूह होता है उसी को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, तो प्रतिनिधियों की समूह को ही कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। और जो प्रतिनिधि होता है उसको कौन चुनता है, तो लोग चुनते हैं, उसको जनता चुनती है। ठीक है, वहाँ पर जो है सीट जो है कितना, तो 538 सीट होता है। और जिसको भी बहुमत लाना होता है, जिसको भी अपना सरकार बनाना रहता है, उसको कम से कम 270 सीट लाना रहता है। यह हो गया आपका राष्ट्रपति बनने का बात। ठीक है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति उनके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो संसद द्वारा चुने जाते हैं। मतलब जनता जो है पहले संसद को चुनता है अपने अपने क्षेत्र में, जिस तरह से हमारे यहाँ होता है। और वहाँ पर जो है ब्रिटेन में 650 सीट है, और जिसको भी सरकार बनाना है उसको बहुमत मतलब कि उसको बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, मतलब जिसको मान लीजिए भारत में किस तरह होता है, जिसका ज़्यादा सीट आता है वही सरकार बनाता है, तो उस तरह से ब्रिटेन में है। जितना 650 सीट में जिसका सबसे ज़्यादा सीट आएगा वही लोग वहाँ पर सरकार बनाएंगे। उसी का जो नेता रहेगा पार्टी का वो प्रधानमंत्री बनेगा, खुद ही प्रधानमंत्री बन जाता है वहाँ का। तो इस तरह से दोनों का, प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का चुनाव होता है अमेरिका और ब्रिटेन में। ठीक है, इसी को आज हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी चलिए आगे समझते हैं इसके आंसर को। ठीक है, आंसर में लिखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोनों ही शीर्ष पदों पर होते हुए अपने अपने देशों की कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं। हालांकि दोनों की शक्तियां और जिम्मेदारियां उनके संवैधानिक और राजनीतिक ढांचे के कारण अलग हैं। उनकी तुलना के लिए हम निर्वाचन कार्यकाल, च्यौती, मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका दल और शक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, निर्वाचन, कार्यकाल, पद, च्यौती, मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका दल, शक्ति, जो भी है सब कुछ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये सब चीज़ों को। सबसे पहला पॉइंट है आपका निर्वाचन प्रक्रिया, जैसा कि मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था। तो निर्वाचन प्रक्रिया कैसा कैसा निर्वाचन होता है दोनों का, राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री किस तरह से निर्वाचन होता है, उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या है कि डायरेक्ट कोई जनता जो है किसी देश का, मतलब जो अमेरिका का जनता है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनता है, वो पहले इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनता है, और जो प्रतिनिधि है वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो जो आपका अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे लिखा गया प्रक्रिया 4 वर्षों में एक बार होती है, और राष्ट्रपति का चुनाव पूरे देश से होता है, जिससे वह जनता का सीधा प्रतिनिधित्व माना जाता है। ठीक है, पूरे देश में एक ही बार प्रतिनिधि का चुनाव होता है और उसके द्वारा फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसीलिए वो डायरेक्ट प्रतिनिधि होता है किसका, जनता का। हम लोग समझेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का चयन संसद में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री पार्टी के नेता होते हैं और उनका चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर जो है जनता जो है पहले संसद का चुनाव करती है, संसद को चुनता है। उसके बाद जो संसद है वो उसी का जो नेता होता है, जो जिसका ज़्यादा सीट आया है उसमें से जो नेता होगा जिसको वो बनाना चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे देश में होता है, अभी जिनका सरकार चल रहा है उनके पास ज़्यादा सीट आया था तो उन्होंने किसी एक को सरकार बनाया, मतलब प्रधानमंत्री बनाया था। आगे हम लोग समझेंगे कार्यकाल और पद को। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और वे अधिकतम 2 कार्यकाल तक पद पर रह सकते हैं। उनका पदच्युति प्रक्रिया कठिन है, जिसमें महाभियोग शामिल है। इसमें प्रतिनिधि सभा और सीनेट की सहमति अनिवार्य है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति उनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहता है, और हर 4 वर्ष में क्या होता है, चुनाव होता है। लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्यकाल कर सकते हैं, मतलब 8 साल तक वो राष्ट्रपति रह सकते हैं। उसके बाद उनको स्वतः ही निकल जाना पड़ेगा, उनको फिर से वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बनना पड़ेगा। इस तरह से वहाँ पर नियम बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि उनका जो पद होता है उनकी प्रक्रिया कठिन होती है, जिसमें महाभियोग शामिल है। इसमें प्रतिनिधि सभा और सीनेट की सहमति अनिवार्य है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति उन पर महाभियोग लग सकता है, जिसमें क्या है, तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट की सहमति अनिवार्य है। ठीक है, कोई भी अगर राष्ट्रपति काम करता है तो उसमें भी आपका सीनेट का
हस्ताक्षर जरूरी होता है। उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। फिर हम लोग कार्यकाल को समझेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है और वे तब तक पद पर रहते हैं जब तक उनकी पार्टी को संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जो है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो उनका कोई भी काल जो है सीमित नहीं है, कोई भी समय सीमित नहीं कि आप 2 बार बन सकते प्रधानमंत्री या फिर 4 बार। जब तक उनके पार्टी को बहुमत मिलता रहेगा तब तक वो प्रधानमंत्री चाहे तो बनते रहे। ठीक है, किसी भी कारण से अगर चाहे तो उनको हटा दिया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण उसको हटा दिया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे तीसरा पॉइंट, वो है मंत्रिमंडल से संबंध। किस तरह से मंत्रिमंडलों से उनका संबंध है राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। क्या है, तो जो राष्ट्रपति है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हर तरह के नियुक्ति करते हैं, जैसे न्यायाधीश का हो गया या फिर राजदूत का हो गया, फिर जो संघीय अधिकारी उनका नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसके लिए भी सीनेट का जो स्वीकृति है, सीनेट का जो हस्ताक्षर मोहर है वो जरूरी होता है। आगे लिखा है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का सलाहकार होता है और वह स्वतंत्र रूप से उनके सुझाव मानने या स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति का ही सलाहकार होता है, वो बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर राष्ट्रपति कोई फैसला लेता है तो उस सुझाव को मानने या फिर अस्वीकार करने का हक होता है किसको, तो मंत्रिमंडल को। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में। क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को स्वयं चुनते हैं। प्रधानमंत्री जो अपने मंत्रिमंडल का जो सदस्य रहेगा वो उसको खुद चुनता है, जैसे कि हमारे देश में होता है। तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है और प्रधानमंत्री की नीतियों के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो प्रधानमंत्री वो खुद ही अपने मंत्रिमंडल को चुनता है, कौन मिनिस्टर रहेगा, उस तरह से सब कुछ को चुनता है। ठीक है, ये होता है कहाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री में, ब्रिटिश देश में। आगे हम लोग समझेंगे चौथा पॉइंट है व्यवस्थापिका से संबंध। व्यवस्थापिका से संबंध, तो अमेरिकी राष्ट्रपति में क्या होता है, राष्ट्रपति कांग्रेस, जिसको संसद का हिस्सा, जो संसद का हिस्सा नहीं होता है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस से ही दोनों निकलता है, प्रतिनिधि सभा और आपका सीनेट, दोनों कांग्रेस का ही हिस्सा है। वही बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, उनके पास वीटो शक्ति है, लेकिन वे कांग्रेस के कार्यों को सीधे प्रभावित नहीं कर सकते। राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच शक्ति का संतुलन संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है बहुत ही बेहतर तरीके से, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो कांग्रेस का जो मतलब है, कांग्रेस से ही आपका प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों बनता है। ठीक है, कांग्रेस एक शक्तिशाली संस्था है वहाँ का। तो उससे क्या होता था, जो कांग्रेस है वो राष्ट्रपति के किसी फैसले को बदल सकता है। राष्ट्रपति अगर वीटो पावर इस्तेमाल करता है तो कुछ दिन तक वो वीटो पावर में तो रह सकता है, लेकिन क्या करेगा, अगर कांग्रेस जो उसको 2/3 बहुमत के साथ उसके जो कुछ फैसले होते हैं या फिर जो वीटो पावर उसको रद्द कर सकता है। क्या लिखा है कि राष्ट्रपति कांग्रेस का हिस्सा नहीं होते, उनके पास वीटो शक्ति है, लेकिन वे कांग्रेस के कार्यों को सीधे प्रभावित नहीं कर सकते। राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच शक्ति का संतुलन संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री में व्यवस्थापिका कैसा होता है, तो प्रधानमंत्री संसद के सदस्य होते हैं। जो प्रधानमंत्री वो संसद का ही सदस्य होता है और हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के नेता के रूप में कार्य करते हैं। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसको निचला सदन कहा जाता है, वहाँ पर क्या होता है, तो उनके नेता के रूप में वहाँ पर कार्य करते हैं वो। फिर वे संसद में विधेयक पारित कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। सीधा संसद के प्रति वो जवाबदेह होता है और साथ में बिल पास कराने का भी इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे दल से संबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहता है इसमें, दल से संबंध किस तरह से, तो राष्ट्रपति अपने राजनीतिक दल का नेता होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां पार्टी से स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति के निर्णय पार्टी लाइन से भिन्न होती है। राष्ट्रपति का जो निर्णय वो पार्टी लाइन से भिन्न होता है और जो राष्ट्रपति अपने राजनीतिक दल का नेता होता है, साथ में क्या, तो लेकिन उनकी शक्तियां जो पार्टी से स्वतंत्र होता है, उनकी जो शक्ति वो पार्टी से अलग होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जनता से चुन के नहीं आते, उनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हम लोग समझेंगे दल से संबंध के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में कि उनका क्या रहता है संबंध। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का राजनीतिक दल से गहरा संबंध होता है। वे अपनी पार्टी के पूर्ण समर्थन पर निर्भर रहते हैं। अगर पार्टी का समर्थन खो जाता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है, जिस तरह से हमारे देश में होता है। ठीक है, अगर जो भी सांसद हैं, जैसे कि आज जो वर्तमान सरकार है, अगर उनके पास बहुत सारे सांसद हैं, अगर उनमें से कोई सांसद जो इस्तीफा दे दे या फिर किसी अगले पार्टी में चले जाए तो उनका जो सरकार है वो गिर जाएगा। इसी तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास भी होता है, ब्रिटिश देश में भी होता है। ठीक है, छठा पॉइंट है आपका शक्तियों के संबंध में। शक्तियों के संबंध में क्या है, तो कार्यपालिका शक्ति कैसे होता है, कार्यपालिका शक्ति किसके पास कैसा है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कैसा है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। वे संघीय अधिकारियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, कानून लागू करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियां करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है कि ये सारे काम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति करता है और इस पर जो है सीनेट का मोहर हस्ताक्षर जरूरी रहता है। दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में।
क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन उनके सभी कार्य ब्रिटिश सम्राट के नाम पर होते हैं। वे सरकारी नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन करते हैं। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो भी सारा कुछ खुद ही करता है, लेकिन किसके नाम पर करता है? तो राजा के नाम पर करता है। वहां पर जो भी आदेश जारी होगा या फिर जो भी काम होगा वो राजा के नाम पर ही होगा, बस काम ब्रिटिश प्रधानमंत्री करेगा। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, विधायी क्षेत्र। विधायी क्षेत्र में क्या, तो अमेरिकी राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र के कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर क्या होता है? तो राष्ट्रपति के पास विधेयकों पर वीटो करने का अधिकार है, लेकिन वे सभी कानून नहीं बना सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वीटो करने का तो अधिकार है, लेकिन वे सभी कानून नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सीनेट के पास है, कांग्रेस के पास है। मतलब कोई भी राष्ट्रपति अगर कानून लागू करता है उस पर सीनेट का मंजूरी जरूरी रहता है, ठीक है। इसमें आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री संसद के सदस्य होते हैं और विधेयकों को पारित कराने में उनकी सीधी भूमिका होती है। वे संसद में अपनी पार्टी के बहुमत का लाभ उठाकर अपनी नीतियों को लागू करते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह से हमारे देश में होता है कि इनके पास ज़्यादा सीट होता है तो वो किसी भी बिल को पास करा सकते हैं, ठीक है। अपनी पार्टियों का जो बहुमत है उनका लाभ उठाकर वो बिल को पास कराते हैं। फिर आपका तीसरा पॉइंट, वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में क्या, तो अमेरिकी राष्ट्रपति इसके बारे में क्या है, तो वित्तीय नीतियां कांग्रेस द्वारा तय की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति बजट प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। वित्तीय जो नीति है उसमें कांग्रेस का ज़्यादा हाथ होता है, लेकिन जो बजट है वो प्रस्ताव कर सकता है, बजट प्रस्ताव है जो प्रस्तुत कर सकता है वो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या रोल है, तो प्रधानमंत्री वित्तीय नीतियों का नेतृत्व करते हैं और चांसलर ऑफ एक्सचेकर, मतलब जिसको वित्त मंत्री कहा जाता है, के माध्यम से बजट तैयार करवाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का लिखा हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे न्यायालय से संबंध। तो अमेरिकी राष्ट्रपति में इसका क्या रोल रहता है, तो राष्ट्रपति संघीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो संघीय न्यायालयों का और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसका नियुक्ति करता है, लेकिन जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहता है, वो राष्ट्रपति पर भी अपना काम कर सकता है, ठीक है। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या मानना है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या रोल है, तो प्रधानमंत्री न्यायालय की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, जो न्यायिक मामला है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है उसको सबको मानना पड़ता है, तो उसी तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी करना पड़ता है, ब्रिटिश देश में भी करना पड़ता है। उसको देख निष्कर्ष को आप लिखेंगे, निष्कर्ष में जो यहाँ पर लिखा है उसी को आप लिखिए, या फिर जो भी आपने वहाँ पर पढ़ा या फिर आपने जो भी लिखा एग्जाम में उसी को छोटा करके लिखिए। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोनों ही अपने अपने देशों की कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां अलग अलग संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आधारित है। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वतंत्र कार्यकारी हैं, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करते हैं। दोनों पद अपने देशों की राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरह से आपको निष्कर्ष लिख देना है, कैसे कैसे उनका काम होता है, किस तरह कार्यपालिका में वे लोग काम करते हैं, कौन कितना स्वतंत्र है, ठीक है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है। तो चैनल पर एक सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।